आपको ये जानना जरूरी है कि टैकी एरिथमिया जो होता है वो सुप्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर भी हो सकता है। मतलब वेंट्रिकल के ऊपर से होगा तो सुप्रावेंट्रिकुलर होगा और वेंट्रिकल से होगा तो वेंट्रिकुलर होगा। डिफरेंस कैसे करते हैं? जो सुप्रावेंट्रिकुलर होता है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, चूंकि ये बिलो द बंडल ऑफ हिस जनरेट होता है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रॉड होता है। एक तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया। और मान लीजिए आपने देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल है, तो आपको अब देखना है पी वेव है या नहीं है। अगर पी वेव नहीं है तो दो ही आंसर बन सकता है, या तो एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर पीएसवीटी। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपको यह देखना पड़ेगा कि जो रिदम है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रिदम हमारा इरेगुलर है तो आंसर बन जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन, जबकि अगर रेगुलर है तो बन जाता है पीएसवीटी। यहां पे हमने इसको दिखाने की कोशिश की है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। आप देखोगे फिब्रिलरी वेव्स हैं, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर वेव्स हैं, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, मतलब रिदम जो है वो रेगुलर नहीं है। ये हो गया आपका एट्रियल फिब्रिलेशन। जबकि अगर पीएसवीटी में आप देखोगे तो इसमें भी पी वेव नहीं है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ये रेगुलर है। अब आपको डायग्नोसिस तो पता चल गई, अब आपको मैनेज कैसे करना है। जब आपके पास पेशेंट आता है एट्रियल फिब्रिलेशन का, तो आपको रेट, रिदम और कोगुलेशन इन तीनों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर पेशेंट का रेट जैसे बढ़ा हुआ है तो आपको बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना पड़ेगा, मतलब आईवी एस्मोलॉल या आईवी वीरापेमल देना पड़ेगा। लेकिन रिदम जो है उसको ठीक करने के लिए आपको कार्डियो वर्जन करना पड़ेगा। केमिकल कार्डियो वर्जन में अगर हम बात करें तो आपको आईवी इबोटिराइड देना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट ये सब करते करते आपको पता चल रहा है कि पेशेंट अनस्टेबल हो गया, तो पेशेंट को डीसी शॉक देना पड़ेगा, 200 जूल बाइफेजिक डीसी शॉक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पास पीएसवीटी का पेशेंट आता है, ऐसे केस में सबसे पहले आपको वेगल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। इससे पेशेंट का रेट कंट्रोल में आता है। कैसे कैसे कर सकते हो? पेशेंट को कार्डियक मसाज, आपको पेशेंट को कैरोटिड मसाज दे सकते हो। पेशेंट के मुंह पे ठंडा पानी मारोगे, पेशेंट को वालसाल्वा करने की करोगे। इससे क्या होगा, वोगल डिस्चार्ज बढ़ेगा और हार्ट रेट कंट्रोल में आएगा। इससे अगर नहीं का बात बनती है तो आप पेशेंट को आईवी एडिनोसिन दोगे 6 to 12 मिलीग्राम स्टैट। लेकिन अगर ये सब करते करते पेशेंट अनस्टेबल हो गया तो इसके केस में भी आपको डीसी शॉक देना पड़ेगा, 120 to 200 जूल का बाइफेजिक डीसी शॉक देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा था कि पी वेव तो प्रेजेंट है, तो आपको ये देखना है कि क्या हर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आंसर बन जाएगा साइनस टैकीकार्डिया। लेकिन अगर ऐसा देखते हैं कि हर पी वेव के बाद क्यूआरएस नहीं आ रहा है, पी वेव आ रही है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, फिर दो बार पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, ऐसे केस में आंसर बन जाएगा आपका एट्रियल फ्लटर। यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, पी वेव फिर दो फ्लटर वेव, फिर पी वेव फिर दो फ्लटर वेव। ऐसे केस में भी मैनेजमेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के जैसे ही है, लेकिन इसमें अगर पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है तो आप डीसी शॉक 50 जूल बाइफेजिक डीसी शॉक देते हो। ये तो हो गया सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में। लेकिन अगर हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में बात करें, जहां पे आपने देखा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड था, मोर देन 0.12 सेकंड था, इसके बाद है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होता है क्योंकि इसमें जो इंपल्स जनरेट होती है वो बिलो द मिडल ऑफ हिस जनरेट होती है। इसमें ये मोनोमॉर्फिक भी हो सकता है और पॉलीमॉर्फिक भी हो सकता है। जब एक ही फोकाई से जो इंपल्स जनरेट होते हैं तो वो मोनोमॉर्फिक होता है, उसका डिजाइन सब सेम होता है, मतलब उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्म होता है, उसका रिदम रेगुलर रहता है। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट्स है जहां से ये इंपल्स जनरेट हो रहा है तो वो पॉलीमॉर्फिक होगा, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। और इसका एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्सिस डी पॉइंटस। इसमें क्या होता है, एक एक्सिस के अराउंड जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्सिलेट करता है, वो एम्पलीट्यूड उसके वेरिएबल होते हैं। और ऐसा पेशेंट आता है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उसके बाद में अगर पेशेंट अनस्टेबल हो गया, बीपी क्रैश कर गया, आपको तुरंत डीसी शॉक देना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में? पेशेंट वेंट्रिकुलर फ्लटर में जा सकता है, फिब्रिलेशन में जा सकता है। मानिए आपका पेशेंट आता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अब ऐसे भी केस में आप क्या करोगे, पेशेंट को तुरंत नॉन सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक दे दोगे 200 to 400 जूल्स का। ठीक है। सो ये हमारा अप्रोच था, सिर्फ अप्रोच था। ये एरिथमिया को हम कैसे ब्रेडी और टैकीरेथमिया को कैसे अप्रोच करें, कैसे डायग्नोज करें और कैसे क्विकली इसको हम मैनेज करें। थैंक यू।